हाँ जी, थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा। वो रोन। सबसे पहले तो प्रीति जी, आपका हमारे नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको। और सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आपकी पुस्तक है टच्ड बाय कैंसर, इसके लिखने के पीछे रीज़न क्या रहा और क्या भावना रही आपकी? लगभग 3 साल पहले मुझे अचानक से एक लंप फील हुआ और तुरंत ही एक मैमोग्राम कराया, जिसमें डॉक्टर ने कह दिया कि संभवतः ये ब्रेस्ट कैंसर ही है। उसके बाद एक FNAC नाम का टेस्ट हुआ और उसमें कंफर्म हो गया कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। कैंसर नाम सुनते से ही पहले तो ये लगता है कि जीवन अब समाप्त, क्योंकि मेरे घर में मेरी सासू जी को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और 7 साल की बहुत सारे इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमारे घर में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बिजली एक जगह पर 2 बार नहीं कौंधती है, लेकिन हमारे घर में तो ऐसा ही हुआ और सभी के लिए ये बहुत शॉकिंग था कि कैसे फिर से हमारे घर में ये बीमारी फिर से आ सकती है। खैर, हिम्मत हम सब ने मिलकर जुटकर उसका इलाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर उस समय पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी रहता है। अपने आप को नेगेटिविटी से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से दूर रखकर पूरी शिद्दत के साथ और पूरे विश्वास के साथ कि मैं जो इलाज कर रही हूँ या मेरा जो इलाज हो रहा है या मेरा परिवार जो सपोर्ट कर रहा है, उससे मुझे यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। इस दौरान मेरे पति जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने मुझे ये एनकरेज किया कि मैं सारी बातें लिख कर रखूं। डॉक्टर से जो बातें पूछनी हैं, जो उनके प्रश्नों का जवाब है, या मेरी क्या मेडिकेशन चल रही है, या और कोई विचार जो मेरे मन में आते हैं मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती या नहीं कर पा रही हूँ, उन्हें मैं लिखती जाऊँ। तो डायरी के रूप में मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी कुछ मेरे पोएम लिखी मैंने, या कभी किसी अच्छे मूड में हूँ या कभी कुछ दुखद वो घटित हुआ कि कहीं कोई स्वेलिंग आ गई है या कहीं कोई एक ऑपरेशन फिर से होना है, तो वो सारी बातें मैं लिखती गई और जब मेरा इलाज पूरा हो गया और डॉक्टर ने मुझे कैंसर फ्री डिक्लेयर करा, तब ऐसा लगा कि जब जिस रूप में मुझे लोगों ने हिम्मत बंधाई या मेरी मदद की या जिस तरह से मेरा इलाज हुआ, उसमें मैंने जो जो जानकारियाँ जुटाई या मेरे परिवार ने किस प्रकार से जो भी जानकारियाँ दी, तो उसे क्यों ना मैं दूसरों की मदद के लिए, कि जो रे ऑफ होप थी कि हाँ नहीं सब ठीक हो जाएगा, तो ये पॉजिटिविटी कैसे आई और क्या मैंने अनुभव किया, उस के लिए मैंने ये पुस्तक लिखी कि अगर किसी को कैंसर या कोई भी बीमारी है, तो पेशेंट को उस समय कैसे उसका ध्यान रखना है या दूसरे लोग क्या कहें क्या ना कहें, क्योंकि कई बार लोग आके ऐसी बात भी बोल जाते हैं कि अरे तुम्हें कैसे हो सकता है, या ये मतलब हमारे फलाने ठिकाने रिश्तेदार को हुआ था और अब वो नहीं रहे। तो उस समय पेशेंट की मनस्थिति वैसे ही बड़ी कमज़ोर होती है, तो उस समय उन्हें पॉजिटिव बातें कहने की ही ज़रूरत है। पता है हम सबको कि हमारा अंत यही है, लेकिन उस नाजुक दौर में ये ज़रूरी होता है कि कोई ये कह दे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब कैंसर जैसे रोग का नाम हमारे सामने आता है तो एक अलग ही सी अनुभूति हमारे मन में होती है, हम हतोत्साहित हो जाते हैं और लगता है कि ज़िंदगी अभी ख़त्म हो गई है। लेकिन आपने हिम्मत रख के और हौसले के साथ उसको फेस किया है और जो किताब लिखी उसके माध्यम से आप लोगों को प्रेरित कर रही हैं कि कैंसर से डरना नहीं है, लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल लड़ना है और पूरी शिद्दत के साथ लड़ना है। और क्योंकि मेरा ऑपरेशन भी हुआ, कीमोथेरेपी भी हुई, रेडिएशन, तो उसमें किस किस चीज़ में इलाज के दौरान क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें, ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने अनुभव से जानी वो मैंने इस पुस्तक में लिखी। इवन बाल पूरे चले जाते हैं, तो अपनी सेल्फ इमेज की जब आप शीशा देखते हो तो अपना सूजा सा चेहरा है, आईब्रोज झड़ चुकी हैं, आई लैशेस भी झड़ चुकी हैं, और तो और नाक के अंदर के बाल भी चले जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो आप महसूस करते हो वो आप दूसरों को बताना चाहते हो कि ये सबके साथ होता है, आप इस दौर से तकलीफ से गुजरेंगे, लेकिन आप तप कर और अच्छे होकर फिर बाहर आएंगे और फिर अपनी ज़िंदगी फिर से वैसे ही, या जितनी जो कुछ बचा है, कई बार कई चीज़ें होती हैं कि हमारे कोई सा एक पार्ट कट गया है, या तो
जो है उसके लिए थैंकफुल रहना कि हमारे पास कम से कम ज़िंदगी है। कई बार हम रोड एक्सीडेंट का पढ़ते हैं कि अचानक से घर से निकले बिल्कुल ठीक कहीं जाने के लिए और आप लौटे ही नहीं, तो ऐसा लगता है कि कम से कम ठीक है, हमने एक इलाज का बुरा वक्त भी देखा और कुछ कुछ तकलीफ़ें सही, लेकिन कम से कम आज हम जिंदा हैं, हम एक सुंदर सा कोई दिन भी व्यतीत करते हैं, या जैसे आज ही आप यहाँ आए हैं और हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। एक एक अनुभव मेरे लिए बहुत कीमती हो गया है, क्योंकि पहले हम जीते कि अरे हम तो हमेशा के लिए हैं, हम जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। उसके बाद आपको ज़िंदगी की कद्र समझ में आती है कि नहीं, इस वक्त हमारे पास सबसे कीमती चीज़ है, और हर एक अच्छा सुखद खुशनुमा जो भी अनुभव होता है उसको आप बहुत शिद्दत से एंजॉय करने की मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि कल की चिंता में हमें आज नहीं खोना है और आज में जो भी खुशियों के पल हैं उसको समेटना है। बिल्कुल। अच्छा, इस किताब में आपने कौन कौन से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और जिसके माध्यम से लोग प्रेरित होंगे और उनके मन में भी एक आत्मविश्वास जागेगा कि वे कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो वो फेस हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उसमें मैंने अपने फेथ के बारे में भी लिखा है, डॉक्टर के ऊपर पूरा विश्वास। हम बार बार इधर उधर भागकर सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन नहीं करें, एक बात तय कर लें कि भाई ये व्यक्ति अब हमारा इलाज कर रहे हैं तो उसे हमें पूरे विश्वास के साथ करना है। तीसरी चीज़ ये है कि हम एक रूटीन लाइफ बना लें, अपना मेडिटेशन है, योग आसन है, पॉजिटिविटी है, इन सबको समाहित करते हुए और ह्यूमर को लाएं, क्योंकि देखिए रोज़मर्रा के इलाज में कई बार आपके आंसू छलक जाएंगे या आपको कष्ट होगा, लेकिन कोशिश करें कि दिन में एक बार दो बार खुलकर हंसने के कारण ढूंढिए। चाहे तो आप कोई ह्यूमरस वो देखिए, फिल्म देखें, या परिवार के साथ कोई बोर्ड गेम खेलें। कुछ ऐसा करने की कोशिश करें कि दिन भर की जो एक दुख या थकान या तकलीफ़ हो रही है उसमें से उबरने की कोशिश करें। और जैसे कि जर्नल लिखना, मैं ये बात सबको कहती हूँ कि एक अपनी डायरी बना लें और रोज़ आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो कुछ भी आपको लगता है, उसे लिखने की कोशिश करें। उससे आपका मन भी हल्का हो जाएगा और आपके पास एक रिकॉर्ड भी हो जाएगा कि कब कब हमारा क्या क्या इलाज हुआ, अब नेक्स्ट चेकअप कब ड्यू है, किस तरह से हम ठीक होने की कगार पर कैसे हम वापस आएँ। अच्छा, आप एक भूमिका वो भी निभा रही हैं जिसमें शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं और बहुत सारे लोगों का मॉरल डाउन हुआ है, तो आप क्या उन लोगों के बीच भी पहुंच के उनका हौसला जगा रही हैं? जी हाँ, मुझे तो लगता है जैसे ईश्वर ने मुझे एक पर्पस नया दे दिया है कि अगर मैं मेरे जाने से या मिलने से या किसी कैंसर पेशेंट के सामने एक उदाहरण जैसे आने से कि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ और मेरे साथ भी वो सब कुछ हुआ है, पूरा इलाज हर प्रकार का हुआ है जो कैंसर के इलाज के लिए ज़रूरी होता है, और आज मैं फिर से वापस अपने सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रही हूँ, अपने काम पर जा रही हूँ, गाड़ी चला रही हूँ, या जो भी दूसरे काम मैं करती थी वैसे ही करने लगी हूँ। तो ये एक लोगों को मनोबल बढ़ाने का या मेरा एक तरीका है कि मैं अपने स्वयं के उदाहरण से उनको पॉजिटिविटी की तरफ ला रही हूँ। और ऐसे अनेक लोग, मतलब दिन में एक या दो फ़ोन आ ही जाते हैं मेरे पास कि हमारे किसी रिलेटिव को आप थोड़ा गाइड कर दें। तो भोपाल ही नहीं, हम मतलब अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में या दिल्ली बम्बई में भी लोग अपने रिश्तेदारों से मेरी बात करा रहे हैं, और मैं इसमें बिल्कुल अच्छे से समझ सकती हूँ कि मैं किस दौर से गुजरी थी। और उस समय जिन लोगों ने मुझे बड़े ही शांत संयत आवाज़ में ये समझाया कि नहीं, हम ठीक हो गए, आप भी ठीक हो जाएंगी, वही कर्ज मैं अदा करके और लोगों को भी यही उम्मीद बंधाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, ट्रीटमेंट के दौरान आप क्या कहना चाहेंगी कि अब कौन कौन से ऐसी तकनीकें आ गई जिससे अब इलाज पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो रहा है और पहले से ज़्यादा डॉक्टर्स ने भी सफलता हासिल की है इस रोग को ठीक करने के लिए? जी हाँ, पिछले 20 साल में रिसर्च बहुत आगे आ गई है और इंटरनेट का ज़माना है, तो कंप्यूटर के माध्यम से डॉक्टर्स के पास वो सारी दवाओं
दवाओं के बारे में रिसर्च अवेलेबल है कि क्या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, किस प्रकार से इलाज होना चाहिए, कौन सा स्टेज, कौन सा ग्रेड है, उसके हिसाब से कौन सी दवा किस पेशेंट के लिए सूटेबल होगी। और तो और आजकल इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेशनल बोर्ड्स कैंसर के जो हैं डॉक्टर सब जुड़े हुए हैं और सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक रूप से फैल रही है। तो ज़रूरत आज इस समय की है कि पेशेंट्स पूरे दुनिया में, एक विश्व में कैंसर बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से फैल रहा है, तो रिसर्च को शेयर किया जा रहा है और उससे हम किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में, किसी भी देश में है, कॉमन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और क्योंकि दवाएं भी अब ग्लोबलाइजेशन के बाद से हमारे देश में विदेश से भी दवाएं, विदेशी मॉलिक्यूल भी अवेलेबल है, तो मशीन्स रेडिएशन की बहुत अच्छी आ चुकी हैं, तो अब बड़ी फोकस्ड रेस के साथ रेडिएशन दिया जा रहा है, तो इलाज में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है। इसलिए अब कैंसर क्योरेबल बीमारी के रूप में जाना जाने लगा है। तो इस बातचीत के माध्यम से आप हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहती हैं कि अगर वो कैंसर जैसे रोग उनकी ज़िंदगी में आ गया है, तो अब वो कौन कौन सी बातों का इस्तेमाल करें, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और एक सुखद कल की ओर बढ़ें? जी हाँ, सबसे पहले तो ये किसी के भी साथ हो सकता है, इसका कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। और कभी भी ये ना सोचें कि मुझे क्यों हुआ। आता है मन में ख्याल कि मुझे क्यों हुआ, लेकिन मुझे हुआ है तो अब मुझे उसमें से रास्ता ढूंढना है, आगे बढ़ना है और कोशिश ये करनी है कि मैं अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इलाज के दौरान ना लूँ। अगर मुझे खाना बनाने का मन नहीं है तो मैं सबको छोड़ के लेट जाऊँ। अगर मुझे उल्टी करने का मन है या अगर मेरे को चक्कर आ रहे हैं या कमर में दर्द है तो मैं वापस काम पे जाने की जल्दी ना करूं, या मैं अपनी लाइफ ये सोचूं कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं और मैं वैसे ही कर सकूंगी। उस दौरान आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान से, एहतियात से, कांच के सामान की तरह समझना चाहिए कि इस समय मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, इस समय मुझे खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, फ्रेश खाना खाना है, मुझे अपना ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक पहले मैं अपने आप को ठीक नहीं कर लूँगी, मैं अपने आसपास के परिवार की सबकी देखभाल वैसे नहीं कर पाऊँगी। तो इस समय को एक तपस्या के रूप में देखें, इस समय को अपने आत्म मंथन करने के रूप में देखें। इस समय आपके पास समय है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप इतने समय से भागा दौड़ी की ज़िंदगी में नहीं कर पा रहे थे। तो कोशिश करें, जैसे मैं टीवी पे चैनल बदल बदल के ये देखा करती थी कि दुनिया में कौन कौन से देश हैं जो मुझे घूमने की इच्छा है। घूम तो क्या, मैं कमरे से बाहर निकल के बाथरूम तक चल के जाना भी मेरे लिए एक बड़ा कठिन कार्य होता था। तो रिमोट के माध्यम से मुझे ऐसा लगता था मैं दुनिया पूरी घूम आई। तो वो समय को बिल्कुल शांति से निकालना है। घर में हमें जो परिवार के लोग हमारी देखभाल कर रहे हैं उनको मुस्कुरा के मिलें, आंसू आए तो चुपचाप से रो लें, लेकिन कोशिश ये करें कि परिवार के पास वैसे ही बहुत स्ट्रेस है, वो आपसे ज़्यादा घबराए हुए हैं, तो उनका स्ट्रेस बढ़ाएं नहीं, शांति के साथ इस समय को निकालें कि बस अब कुछ दिनों बाद ये बादल छटने वाले हैं और फिर से धूप हमारे आंगन में आ जाएगी। तो चलते चलते आप हमारे सुनने वालों को मैसेज क्या देना चाहती हैं? स्वस्थ रहना बहुत बड़ी नियामत है। तो जब हम स्वस्थ हैं, कोशिश करें कि हम स्वस्थ रह पाएँ। उसके लिए जो पोल्यूशन है, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, या हमारे एनवायरनमेंट में और भी जितने सारे टॉक्सिन्स हैं, उनको हम जितना अवॉइड करने की कोशिश करें। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, मेंटल टॉक्सिन्स, किसी भी तरह का कष्ट जो हमारे शरीर को पहुंचता है, हानि पहुंचती है, कई बार वो भी कैंसर का रूप ले लेता है। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। प्रीति जी, इतनी सुंदर बातचीत करने के लिए और इतना समय देने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो हौसला है वो ऐसे ही बना रहेगा और आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आएंगी। हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू।